तो अभी एक जो बहुत डिमांडेड टॉपिक था कि सर पेपर 7 पे स्ट्रेटजी बताइए कैसे करना है। तो मुझे थोड़ा समय से पहले ये टॉपिक अभी बनाना पड़ा। समय से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे जो मुझे बनाने चाहिए थे। मैं पेपर 7 का एनालिसिस के लिए जो 2023 तक के पेपर थे उसको मैं कवर करना चाह रहा था। लेकिन फ़िलहाल इसमें शायद 2022 या 21 तक के पेपर ही हैं, है ना? तो एनीवेज़ गाइडेंस के थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा और आप पेपर ते ये 2023 का जो पेपर था मेंस का वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए पेपर 7 की बात करते हैं। तो पेपर 7 जो है सीजीपीएससी मेंस का उसको हमेशा से टफ माना जाता है एस्पिरेंट के बीच। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ अननोन से वो हैं टॉपिक हैं जो सोर्स पता नहीं चलता कहाँ से पढ़ें, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है। सेकंड है बहुत सारे जो अभी टॉपर हैं या फिर जो किसी ना किसी पोस्ट में है वो इस पेपर में पहले अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में 66 स्कोर करने में भी फेल हुए हैं, है ना? मतलब 66 नंबर लाना होता है जनरल में, तो वो भी नहीं बना पाए। अब 66 नंबर नहीं आया तो क्या हुआ? उनका मतलब रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ क्योंकि फेल हो गए, है ना? भले ही उन्होंने पेपर 3-4 में 120-30 लाया हो, लेकिन अगर किसी पेपर में अगर आप एज अ जनरल कैंडिडेट आपका 66 नंबर नहीं आता तो फिर बाकी का नंबर जुड़ता ही नहीं, है ना? जो रिजर्व हैं उनके लिए 46 मार्क्स है आई गेस, बट जनरल के लिए तो 66 मार्क्स लाना ही होता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच हम लोगों ने अपनाया था और रिसेंट टाइम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको मतलब कॉन्कर तो कर ही लिया है कि मतलब पेपर 7 उतना बड़ा इशू नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। शायद उसके कारण ये है कि रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं और लोग समझ गए हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है ना? स्टार्टिंग में जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था तो प्रॉब्लम था। बट एनीवेज अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है कि पेपर 7 हमसे नहीं बनेगा या फिर जो भी है, तो डिस्कस करते हैं। मेरा 2022 के मेंस में 104 नंबर आया था, जो कि एक डिसेंट मार्क्स माना जा सकता है, प्रोवाइडेड कि पेपर 7 में उतना नंबर नहीं मिलता, है ना? तो एनीवेज मैं जो मेरी जो स्ट्रेटजी थी और वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इस साल के पेपर में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए क्योंकि पेपर मेंस क्लियर हो गया मेरा, तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट पेपर 4 से तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ऐसी उम्मीद है क्योंकि पेपर 4 इस बार काफ़ी ट्रिकी था सबके लिए, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन और अलग ही टाइप का पेपर था। एनीवेज पेपर 4 पे हम लोग फोकस करते हैं, पेपर 7 पे फोकस करते हैं। तो पेपर 7 में कितने पार्ट होते हैं? पार्ट 3 पार्ट होते हैं, राइट? पार्ट 1, 2 और 3। तो पार्ट 1 में क्या-क्या होता है? पार्ट 1 में 3 पार्ट होते हैं। तो मान लो पार्ट 1 है तो उसके 3 पार्ट हैं। पहला इंडिया लेवल के एक्ट, मतलब जो नेशनल लेवल के एक्ट हैं, ठीक है? दूसरा जो छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। और तीसरा है जो गवर्नमेंट की स्कीम है, स्पेशली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम, है ना? तो ये 3 पार्ट रहते हैं। तो एस्पिरेंट्स का कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। एस्पिरेंट्स पूछते हैं सर ये वाला सेक्शन हम लोग को आइडिया नहीं हो रहा है, ठीक है? ये वाला तो आपको क्लियर ही है कि इंडिया वाले जो एक्ट हैं, आरटीआई एक्ट हैं, आईपीसी वाले एक्ट या फिर आईटी एक्ट हैं, उस जितने इन्वायरमेंट एक्ट हैं, सारे मेंशन किए हुए हैं, वही आपको पढ़ने हैं और वहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सीजी वाले एक्ट में आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं, एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सोशल लेजिस्लेचर रहते हैं, है ना? जैसे आप देखोगे इंडिया एक्ट में दो टाइप के एक्ट हैं। एक तो ऐसे एक्ट जो कि गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और दूसरा जो कि आपके सोशल लेजिस्लेचर है, मतलब समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि एस सी एस टी एक्ट है, ठीक है? आपका डाउरी एक्ट है। तो ये सब एक्ट इंडिया वाले एक्ट में आपके कवर होते हैं। तो ये सब क्या है? आपके सोशल सामाजिक बदलाव लाने वाले एक्ट, है ना? ये पेपर 7 के पहले पार्ट में ही लिखा है कि सोशल लेजिस्लेचर, है ना? तो छत्तीसगढ़ में भी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लेजिस्लेचर को पढ़ना है जो कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कौन सा? एक बहुत बड़ा फेमस है टोन्ही प्रताड़ना एक्ट, है ना? दूसरा चाइल्ड मैरिज एक्ट एक आता है ना? तीसरा मुझे जो याद आ रहा है वो आपका गौ सेवा आयोग है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में जो फेमस एक्ट हैं वो मैं कुछ मेंशन करूंगा।
बट मैं अभी भी बोलूँगा कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर है, इंडिया वाले एक्ट, उसको ज़्यादा फ़ोकस करिए, स्कीम आपका बन जाएगा। और सीजी वाले में आपको ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 2000 से लेके अब तक कितने एक्ट बने हैं, सबको छान मारना है, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मतलब 2011 से कितने एक्ट हैं करके, बट मैंने देखा कि टाइम मतलब वो एफर्ट का उतना आउटकम नहीं मिलेगा जितना आप इसमें लगाओगे। आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़े गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे लोक सेवा गारंटी एक्ट है, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा ज़्यादा इस वाले में एफर्ट नहीं मारिए, है ना। 7-8 एक्ट जो मैं आपको बता दूंगा उसको पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू में कौन सा सेक्शन है आपका? पार्ट टू में दो पार्ट है। पार्ट टू में आप देखेंगे तो एक तो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपका ब्रिक्स है, सार्क है, बिम्स्टेक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला, और दूसरा है आपका स्पोर्ट्स, है ना। तो इन दोनों से ही क्वेश्चन आए हैं। तो स्पोर्ट्स वाले में तो आप लोग को कवर करने का तरीका ये रहता है कि जो रिसेंट न्यू स्पोर्ट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो फेमस हैं। फॉर एग्जांपल ओलंपिक में हमने बहुत सारे मेडल जीते, तो ओलंपिक एक स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद हमारे अवार्ड्स हैं, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये सब के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपका जो भी फेमस स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, है ना, हॉकी है, चेस है। चेस में आप देख रहे हो हर साल नए मतलब चैंपियंस आ रहे हैं इंडिया साइड से। वैसे ही आपके और कौन-कौन से आ रहे हैं? तो जो भी फेमस स्पोर्ट्स हैं, 10 से 12 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। टेनिस है ना? जैसे ऊबर कप और ये सब आया था, बैडमिंटन है। तो उसमें उनकी टर्मिनोलॉजी क्या-क्या यूज़ होता है, जैसे कि आप चेस में देखोगे चेस चेक एंड मैट, है ना? और बहुत सारे जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स से आप फ़ैमिलियर रहें, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्पोर्ट्स में यूजुअली आप लोग इंटरेस्ट लेते ही होंगे, है ना? तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें एटलीस्ट पेपर 7 के लिए। पहला पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? यूनाइटेड नेशन, है ना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। उसके बाद आपका जो इंडिया के नेबर्स हैं उनके साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, सार्क है, बिम्स्टेक है। ये सबसे क्वेश्चन आए हैं, तो अपन क्वेश्चन के माध्यम से चेक डिस्कस करेंगे इसको। तो ये पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। ये दो सेक्शन आप देख लेंगे तो स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला तो काफ़ी स्टैटिक पार्ट है, वो आप कर सकते हो। और स्पोर्ट्स में अवार्ड और जो फेमस स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है और हॉकी है, फुटबॉल है, इन सब के बारे में, बैडमिंटन है, टेनिस है। उसके बाद आते हैं पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री में क्या है आपका? एक तो है इंटरनेशनल और सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में है। ठीक है, दूसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, और थर्ड में आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेकंड, है ना। और थर्ड में है आपका ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे कि दिव्यांग है, उनके लिए क्या क्या पॉलिसी चल रही है। तो चलिए एक बार हम लोग वापस आएंगे इस पीपीटी पे, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं पे भी घुमाया नहीं गया है। तो चलिए मैंने एक पेपर 7 का एनालिसिस डाला है, इस डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में, टेलीग्राम में, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। लेकिन मैं इसको ना और अपडेट करूँगा, क्योंकि इसमें पेपर मतलब थोड़े 2022 और 23 के कुछ अपडेटेड हैं, 23 के बाकी हैं। बट चूंकि वीडियो का डिमांड आ रहा था तो मैं लिमिटेड टाइम में जितना बना पाया वो बनाया मैंने। तो देखिए पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, सोशल लेजिस्लेचर, है ना, और उन क्या बोलते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस है। तो ये तो थोड़ा बाउंसर टाइप का क्वेश्चन था, अयाली के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सोशल वो लाए थे, रिफॉर्म लाए थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सोशल लेजिस्लेचर है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो आया हुआ है। उसके बाद आपका 102 अमेंडमेंट एक्ट, है ना, आपका ये आपके इससे ओबीसी कमीशन से बिलोंग करता है, और है आपका ये रिपीट हुआ है 102 वाला। तो ये वाला उस टाइम फेमस था 2020 में, इसलिए वो क्वेश्चन आया था, अभी तो नहीं आ रहा है। 2019-20 में फेमस था, तो इसलिए दोनों साल रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी क्या फेमस चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको भारतीय न्याय संहिता है उससे क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो उसको प्रिपेयर करना है कि
बीएनएस लागू हुआ है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या सुधार हो रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए कमिंग टू तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे लिखा है सोशल लेजिस्लेचर, तो दो टाइप के लेजिस्लेचर जो हैं एक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है। पहला तो जो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, है ना, और दूसरा जो कि गवर्नेंस में मदद कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेचर 93 है ना, ये आपका सोशल लेजिस्लेचर है, मानव अधिकार जो जिसकी जिसकी बात करता है। तो आप देख सकते हैं 22 में क्वेश्चन आया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या फंक्शन है, ठीक है। ये शायद 15 नंबर का आया था 2022 में। उसके बाद हु रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे हमें एक्ट में ही मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा आप ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट गूगल में डालेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है बुक्स आ रही हैं जो कि मैं बताऊंगा, दिल्ली आईएएस की बुक है, उससे आप उठा सकते हैं। बट आप इस पार्ट के लिए तो मैं बोलूँगा आप पीडीएफ ये जो हैं एक्ट्स हैं उसको भी डाउनलोड करके कवर कर सकते हैं अगर आप किताब नहीं लेना चाहते तो। कमिंग टू ये जो दूसरा टॉपिक है उसमें सीआरपीसी और आईपीसी का, तो थ्रो लाइट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रंस राइट गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें सीआरपीसी और आईपीसी इन दोनों को किस नज़रिए से पढ़ना है कि कैसे ये फीमेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के राइट्स मिले हैं वुमेन और चिल्ड्रन को, ठीक है। उसके बाद आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन फॉर वुमेन, जैसे आप देखोगे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का राइट है, 16 में आपको गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब प्रोविज़न है। उसके बाद आपका मैटरनिटी बेनिफिट है आर्टिकल 42 में। तो वैसे ही लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन का भी आया है रिसेंटली, है ना, 30% रिजर्वेशन आपका लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न जो हैं लिस्ट डाउन करके आपको लिखना था, 15 नंबर का 2021 में आया है। अंडर सीआरपीसी सेक्शन 200, तो सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, पूरे एक्ट को नहीं पढ़ने हैं, वो एक्ट अभी तो फिलहाल बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, तो इस वाले पार्ट को आप ना थोड़ा डिले कर सकते हैं। हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना के बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली उस टाइम क्या आप कर रहे थे, ये लोग उन टॉपिक को पूछ रहे थे, उन सेक्शन को पूछ रहे थे जो कि डायरेक्ट सिटीजन के गवर्नेंस से बिलोंग करता था। फॉर एग्जांपल कहीं पे बलवा हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, आपका लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो किस टाइप के एक्ट लागू होंगे या फिर प्रोविज़न है सीआरपीसी में, तो ये सब आए हुए थे। अभी तो चेंज हो गया है तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट नहीं आएगा, इसको इग्नोर मारिए। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन के एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न है। अंडर सीआरपीसी कैपिटल सेंटेंस, जैसे अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कैपिटल सेंटेंस दिया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। सखी वन स्टॉप, है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो आए हैं वो आपको एक गाइडेंस देंगे कि इस डायरेक्शन में काम करना है। तो आपने इस टॉपिक में देखा मोटा मोटा वुमेन्स के राइट और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और आईपीसी और सीआरपीसी में दिए थे उसके बारे में। अभी पूछ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता में वुमेन को कौन कौन से राइट्स हैं। तो क्विकली अब मैं अगले टॉपिक से बढ़ता हूँ, वीडियो बड़ा ना हो जाए करके मैं थोड़ा स्किप करते जाऊँगा, ठीक है। एक तो है कि प्रोटेक्शन एक्ट 2005 फीमेल फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस वाले एक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन आए हैं 2022 और 18 में। सिविल्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका फिर से सोशल लेजिस्लेचर है, सामाजिक बदलाव के लिए जो एक्ट आते हैं। तो आपका 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा है, और ये वाला पार्ट देखिए, डेफिनेशन पूछा है, सिविल राइट्स क्या होता है और होटल का डेफिनेशन, ठीक है। तो आप किसी भी एक्ट में जाएंगे ना तो आपका चैप्टर सेकंड में आपका डेफिनेशन रहता है, उसको हमेशा पढ़ना है सारे एक्ट का। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा लास्ट में। मोस्टली क्वेश्चन डेफिनेशन से आ, जैसे देखिए व्हाट इज द ये सोशल बाइकआउट की डेफिनेशन क्या है, आपको फिर से वहां मिलेगा। डिस्क्राइब 8 क्राइम्स अंडर एट्रोसिटी एक्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें एक्ट का नाम दिया है, हमें बस उनके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, हर चैप्टर हर एक्ट का अलग अलग है, उन सबको याद रखना है। व्हाट आर द राइट हैज बीन गिवन अंडर दिस एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट
है जिसमें बार-बार क्वेश्चन आ रहा है इनके सेक्शन 8 से, जिसमें आपको एग्ज़ेम्पशन है कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा, है ना? तो ये वाला आपको कवर करना है। मैंने एक्चुअली जो सेक्शन 8 वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है, तो मैंने उसका शॉर्टकट बनाया था। किसी अलग से वीडियो में बताऊँगा, बट इस टाइप का बनाया था। साइफ पिक पिक क्यूब करके, मतलब ऐसे प्रोविज़न जो इंडिया की सोवरेनिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, उसको आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा। उसके बाद आई से ये था कि जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, उनको आप रिलीज़ नहीं करोगे तो, मतलब नहीं डिस्क्लोज़ करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद फॉरेन नेशन के साथ जो रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। और तो इस टाइप का। सी से मैंने 3 बनाए थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला है, आपका कमर्शियल इंटरेस्ट को जो हार्म करता है, तो इस टाइप का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन है। तो इस टाइप का मैंने कुछ जो 8 या 9 प्रोविज़न थे, उसको इस टाइप का मैंने शॉर्टकट बनाया था। आप भी ऐसा बना सकते हो क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आया था, एनवायरनमेंट की डेफिनिशन, ये आपको फिर से चैप्टर 2 में मिलेगा। पेनल्टी क्या-क्या है अगर वायलेट करते हो तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे क्वेश्चन आया पर्सन की डेफिनिशन क्या है? हाउ मच कंपनसेशन अंडर कंज्यूमर फोरम, है ना? तो टॉपिक डिफाइंड है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार-बार वहाँ से, है ना? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इस बार भी आया था कि कौन-कौन से क्राइम्स मेंशन हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने रट के गए थे, प्रॉपर मतलब वर्ड टू वर्ड छाप के आए हैं। आईटी एक्ट में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, है ना? फ्रॉड करता है तो कौन-कौन से ऐसे देखिए रिपीट हुआ है ना फिर से, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार-बार। जैसे कि आईटी एक्ट में क्राइम के बारे में आया था 2018 में, इस बार भी फिर आया है। करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 2022 में आया है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताइए, ठीक है? अब आते हैं ऐसे एक्ट जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। तो मैंने क्या बताया था, 2 चीज़ें। पहले तो इंडिया वाला का मैंने बताया कि पहले बहुत सारे सोशल थे और बहुत सारे गवर्नेंस रिलेटेड, जैसे कि आईटी एक्ट आपका गवर्नेंस से रिलेटेड है। करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन थोड़ा सोशल टाइप का है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये क्या है, गवर्नेंस वाले, है ना? छत्तीसगढ़ में आते हैं तो अगेन इसमें भी इन्होंने डिवाइड किया है। ये लैंड रेवेन्यू कोड है वो इंपॉर्टेंट, इसमें 2 सेक्शन शायद पूछता है, 170 और 250 वाला, है ना? इन दोनों को याद करेंगे। बार तो अगर पूरा एक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पुराना जो आया है ना, एटलीस्ट उसको कवर कर लीजिए, रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद गौ सेवा, जैसे मैंने बताया, आयोग के बारे में। डाउरी एक सोशल स्टिग्मा है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। आपका टोनही प्रताड़ना इस बार भी क्वेश्चन पूछा था 23 में, ठीक है? और कुछ हैं जो, क्योंकि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आया है। रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कोड से क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है ना? लैंड रेवेन्यू कोड 170 एक्ट 250 जो बोल रहा था मैं। तो इसमें से जो सोशल वाले जो हैं, टोनही प्रताड़ना, गौ सेवा और ये डाउरी एक्ट, इन सबको अच्छे से करिएगा। और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लोक सेवा गारंटी एक्ट है, पब्लिक फूड सिक्योरिटी एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इन सबको पढ़िएगा। कुछ एक्सेप्शन आएगा तो उसके पीछे नहीं पढ़िएगा, जैसे ये क्वेश्चन आया था, टेनेंट राइट्स राइट्स अवेलेबल अंडर छत्तीसगढ़ एक्ट, है ना? इसको कोई पढ़ के नहीं गया था, तो आपको वहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, तो कुछ आप बना के लिख सकते हो, मतलब जो आपके दिमाग में आता है कि इस टाइप का होना चाहिए। एक इंटेलिजेंस गेस कर सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 1-2 क्वेश्चन बाहर आ गए हैं तो उसके लिए आप अपना बीपी हाई नहीं करिए। मोर इम्पोर्टेंट है आप सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि बाउंसर तो कुछ भी आ सकता है ना, आप उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, जिसमें मैंने बताया कि जो सोशल लेजिस्लेचर है, सामाजिक बदलाव वाले एक्ट और गुड गवर्नेंस वाले एक्ट, उन दोनों को पढ़िए। हो सकता है नया कुछ और एक्ट आए जो कि समाज में कुछ नया प्रभाव लाते हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का स्कीम, जो पार्ट 1 था उसका 3rd सब सेक्शन। तो उसमें जो मेजर स्कीम थे, जैसे उस टाइम मुख्यमंत्री चिराग योजना चल रहा था, है ना? डायरेक्ट स्कीम का नाम आता है, आपको उस स्कीम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप लोग पढ़ के जाते हो, प्रीलिम्स में पढ़ के ही जाते हैं आप सारी स्कीम को, है ना? उस टाइम ये सब स्कीम चल रहे थे। मितान योजना, पौनी पसारी योजना, है ना? कृषक जीवन ज्योति, तो ये सब के सब आपको या तो इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएँगे या फिर जो करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ते हैं आप लोग, अर्जुना या फिर
बीके नायक, वहाँ मिल जाएगा। गोधन न्याय योजना उस टाइम फेमस था, तेंदुपत्ता। तो रिसेंट स्कीम को पूछता है एकदम डिटेल में, पुराना स्कीम खोल के पढ़ूंगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिसेंट टाइम में जो मोस्ट फेमस होगा, जैसे इस साल महतारी वंदन फेमस था, तो ये सब स्कीम बार बार आ सकता है ना। एक पेड़ माँ के नाम, इस टाइप के जो स्कीम है, बट फोकस जो है वो सीजी रहेगा ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो स्कीम है वो इंडिया लेवल का देख सकते हैं, बट मेजर फोकस इज जैसे सीएम कन्यादान योजना, सबला स्कीम। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 1 खत्म हुआ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा मैं स्किप करते हुए पार्ट 2 में जाता हूँ। तो पार्ट 2 में 2 पार्ट हैं। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला और दूसरा है आपका स्पोर्ट्स वाला। तो देखिए, यूएन एक बड़ा टॉपिक है, तो यूएन में कौन-कौन से संस्थाएँ हैं उसको याद कर लीजिए, है ना? ई गवर्नेंस इंडेक्स उन्होंने रिलीज़ किया था यूनाइटेड नेशन ने, तो उस टाइम करंट अफेयर में था। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर कौन है? नॉन परमानेंट मेंबर रिपीट हुआ है, रोल ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है ना, अभी हमारे दलवी एक जज हैं जो फिर से अपॉइंट हुए हैं 9 साल के लिए। तो यूनेस्को का क्वेश्चन आया है, यूनेस्को से रिपीट हो रहे हैं। नेम ऑफ मेन 6 ऑर्गन ऑफ यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ, उस टाइम क्रीमियम वॉर चल रहा था तो इसलिए। तो यूएन अगर न्यूज़ में है तो किस कनेक्शन में है? जैसे 2023 में आ रहा है कि इंडिया को शायद परमानेंट सीट के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उसको जस्टिफाई करना था, है ना? तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जो जो संस्थाएं हैं, ये आपका अंकटैड है, ये आईसीजी, आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। आईसीजी से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको यूएन वाले सारे टॉपिक कवर करने हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना? तो कौन-कौन से हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और एक 2-3 और हैं वैसे तो। ये आपका एक ब्रिक्स वाला बैंक है ना? ब्रिक्स बैंक जो है। तो इन सब जो बैंक हैं उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा और उनके फंक्शन। और ये आपको फिर प्रीलिम्स में भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आईएमएफ के बारे में आपने देखा होगा। आईएमएफ के बारे में एक क्वेश्चन क्या आया था कि इंडिया का कोटा कितना है वोटिंग राइट्स, ठीक है? तो इसीलिए कई बार क्या है, जिन्होंने मेंस की तैयारी करी है ना, उनको प्रीलिम्स में एडेड एडवांटेज मिलता है। उदाहरण के लिए इस साल ना आईटी आईटी एक्ट से कुछ क्वेश्चन आया था, तो जिन्होंने पेपर 7 किया होगा, उनका प्रीलिम्स में तो आईटी एक्ट वाला बन ही जाएगा क्वेश्चन, है ना? तो एडेड एडवांटेज मिल जाता है। फिर आते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स, जहाँ पे इंडिया पार्ट है, जैसे सार्क और ब्रिक्स और बिम्स्टेक भी, है ना? और हो सकता है उस टाइम कुछ और भी न्यूज़ में रहे। जैसे बीच में एक आया था ना, I2U2 करके, मतलब ईरान, सॉरी, आपका, हाँ, ईरान, इंडिया, सॉरी, इज़राइल, इंडिया, आपका यूएई और यूएसए, है ना? उनकी एक ग्रुपिंग बनी थी। तो जो भी ग्रुपिंग जिसमें इंडिया पार्ट हो, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और क्या पूछेगा उसके बारे में कि कौन-कौन मेंबर हैं, क्या-क्या क्या बोलते हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, क्या टारगेट रखे हैं। उसके बाद जैसे कि बायलैटरल और रीजनल ग्रुपिंग, ये तो हो गया आपका रीजनल ग्रुपिंग, मतलब इंडिया के आस-पास जो नेबर हैं उनके साथ। उसके बाद क्वाड, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, जापान, ये सब हैं, उनके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है, चैलेंजेस क्या हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन आए हैं। ब्रेक्सिट उस टाइम फेमस था, अब तो नहीं रहा। नाटो ग्रुपिंग फेमस है, ओपेक जो ऑयल सप्लाइंग ग्रुप है। उसके बाद ये सीधा जो उठाया हूँ ना, आपके सिलेबस के वर्डिंग हैं, तो सिलेबस में जो जो वर्ड हैं उन सबको कवर करिए। जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो अर्जुना अवार्ड, है ना? मिताली राज उस टाइम रिटायरमेंट ली थी, इसलिए क्वेश्चन आया था। इन सब की मैं ईयर नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम मतलब मिल नहीं रहा था। फिर बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ। सुनील गावस्कर के बारे में पूछा है, तो जो भी फेमस रहेगा उसके बारे में पूछता है, चाहे वो फीमेल क्रिकेटर हो चाहे मेल क्रिकेटर हो। शायद लास्ट टाइम उसको पूछना चाहिए था, झूलन गोस्वामी को, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था, बट आया नहीं, टेस्ट में आया था वो। तो ठीक है, स्पोर्ट्स में जो फेमस पर्सनालिटी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर फॉलो करें। कमिंग टू थर्ड पार्ट स्कोरिंग है, और इसी में ही लोग स्कोर करके अपने स्कोर को, मतलब इसी में ही नंबर पाके लोग अपने स्कोर को 100 प्लस करते हैं। तो पहला पार्ट बोलता है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि कैसे एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ये है, आया था एक स्किल सेंटर नेटवर्क, IISCN।
व्हाट इज स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस में दिया है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, तो उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो आप देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट वर्ड है ना, तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसको इसको रिवाइज कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो रिपीट हो रहा है टॉपिक। रोल ऑफ मनरेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा ही दे रहा है, ठीक है। रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ACB, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। उसके बाद देखिए नेशनल एजुकेशन रिसर्च काउंसिल, इसको बोलते हैं NCERT है ना, तो उसके अंदर ये सब स्कीम है। निपुण भारत स्कीम, विजन मिशन ऑफ NCERT क्या है, तो NCERT का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या फॉर्म हुआ, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है और उसका स्ट्रक्चर। तो क्या क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कहाँ कहाँ पे उनके और इंस्टीट्यूट हैं और कोई स्कीम चला रहा होगा तो, ठीक है। ये सारी चीज़ों में देखना है। विजन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, जो बॉडी जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रोवाइड करती है, उसके बारे में 2 क्वेश्चन आए, उसका फंक्शन क्या है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से करिए। यह है आपका टेक्निकल एजुकेशन पे मेन फंक्शन ऑफ ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल के बारे में आया है। उसके बाद आपका टीचर्स जो नेशनल एजुकेशन टीचर काउंसिल, मतलब एजुकेशन ये टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए क्या क्या स्कीम है। नेशनल ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या स्कीम है, तो एक एक स्कीम के बारे में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT हो गया, IIM हो गया, NIT हो गया और लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनके बारे में आप डायरेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दिल्ली IAS की बुक से, मैं उस पर आने वाला हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आए हैं फिर, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन जैसे आप देखेंगे, और यहाँ पे डिप्राइव्ड सेक्शन, मतलब जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए, गर्ल्स एजुकेशन डिप्राइव्ड सेक्शन है ना, तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है ना, इन सब के बारे में आया हुआ है क्वेश्चन। तो जो मेजर क्वेश्चन था कि कौन से सोर्स पढ़ना चाहिए, तो मैंने वही एक डॉक्यूमेंट बनाया था कि देखिए दिल्ली IAS की बुक थी, ठीक है। तो इसमें आपके जो सोशल छत्तीसगढ़ रिलेटेड, ये तो आपका कॉमन है, आपको इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपके जो एक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो एक्ट हैं इन्होंने अच्छा कवर किया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ करा है, लोक सेवा गारंटी एक्ट है, टोनही प्रताड़ना एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट है, डाउरी एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट, गौ सेवा। इतना पढ़ लेने के बाद ना कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है। अगर कुछ अलग बाउंसर आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा, आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम्स को पढ़ना है, तो स्कीम को उन्होंने डिवाइड किया है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वुमेन और चाइल्ड के लिए, SC ST के लिए क्या क्या आपके स्कीम है। तो आपको ये सारा दिल्ली IAS की बुक में मिल जाएगा। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी उसमें मिलता है। दूसरा आते हैं पार्ट सेकंड, है ना, तो पार्ट सेकंड में देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो UN के सारे ऑर्गेनाइजेशन एक जगह मेंशन है। ये भी दिल्ली IAS की बुक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को स्टडी करके बनाया है, तो मुझे हेल्पफुल लगा। अगर आपको कोई और सोर्स मिलता है तो वो भी आप रिफर कर सकते हो। जैसे देखिए इको शॉक है, ICJ है, सारे क्वेश्चन आए थे, हमने अभी जस्ट देखे, राइट। यूनेस्को से क्वेश्चन आए हैं, तो सारा नहीं पढ़ के जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए। G20 उस टाइम फेमस था, अभी तो नहीं है। ब्रिक्स है, ये सब में कहाँ इंडिया पार्टिसिपेंट है, स्कॉ से ये आया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद इसी में ही आपका ये फाइनेंस वाला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एशियन बैंक आपका, वर्ल्ड बैंक, IMF है ना। तो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन विच, मतलब मेरे हिसाब से तो वन स्टॉप सोल्यूशन है विच आई रिकमेंड पीपल। अगर आपको और कुछ मिलता है तो आप वो रिफर कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ मिल जाता था। अब आते हैं पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 का सारा सिलेबस इन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में ये बुक खरीदा था, तो अपडेटेड है। ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, NCERT और अदर इंस्टीट्यूशन UCG इसमें हैं, टीचर ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट है ना,
उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी जो आई हैं अब तक, उसके बाद जो डिफरेंट क्लासेस हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस, डिसेबल्ड, वुमेन, चिल्ड्रन, उनके लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारा आपको दिल्ली आईएएस की तीनों बुक में, इन्होंने 3 बुक निकाले हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको और वो आप प्रेफ़र कर सकते हो। अब मैं लास्ट 2 टॉपिक दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप एक्ट्स को पढ़ सकते हो, है ना? या तो किताब पे जा सकते हैं या फिर सीधा एक्ट को डाउनलोड कर लीजिए। सारे एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ के बिहाफ में एक ठो डाउनलोड किया है, टोनी प्रताड़ना एक्ट, है ना? तो क्या पढ़ना होता है किसी भी एक्ट में? आपको सबसे पहले पढ़ना होता है परिभाषाएँ, है ना? इन सब से ही क्वेश्चन बन रहा है, टोन्ही की परिभाषा क्या है? इस साल शायद ओझा का परिभाषा पूछा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। उसके बाद देखिए इसमें सेक्शन 3 और 4, 5, 6 इन सब का मतलब क्या-क्या प्रावधान है। जो कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से टोन्ही के रूप में पहचान करता है, उसको कठोर कारावास है ना? 3 वर्ष का जुर्माना है। वैसे ही कोई अपने आप को मतलब टोन्ही घोषित करता है, तो उसके लिए जुर्माना है। कोई दावा करता है कि जादू बुरी नज़र से बचा लेगा, तो उसको भी मतलब ओझा होने का दावा करता है उसके लिए। तो आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल शब्दों में दिया गया है। आपको उन्हीं जो प्रोविज़न है, सेक्शन है, उनको याद करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, है ना? तो शॉर्ट नोट्स क्या बनाएँगे? 3 में क्या है, 4 में क्या है और उनमें क्या-क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में। प्रताड़ना के लिए दंड है, टोन्ही की पहचान के लिए दंड है, उपचार करता हूँ मतलब मैं टोन्ही और ये झाड़-फूँक करता हूँ, उसके लिए दंड है। तो काफ़ी अच्छे से दिया रहता है एक्ट में, ठीक है? एक दूसरा एक्ट निकालता हूँ मैं, आरटी ये तो हो गया छत्तीसगढ़ के बिहाफ में। इंडिया एक्ट ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी अवेलेबल रहता है, आप हिंदी वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगेन आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आपका डेफिनेशन वाले पार्ट में, राइट? तो क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए हैं? इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था, राइट? तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इसमें सारे प्रोविज़न मिल जाएँगे। बुक की मदद से आपको कोई कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? जैसे सेक्शन 8 है, जिसमें वो एग्ज़ेम्पशन है कि आप सूचना नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना? तो आपको सेक्शन 8 यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है? अ, और कुछ मतलब मेरा एक प्लान तो है कि जैसे ही हम लोग का इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं पेपर 7 का एक शॉर्ट नोट्स बना के एक-एक लेक्चर में एक-एक आर्टिकल को कवर कर दूँ। लेकिन देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है, ठीक है? लेकिन जितना गाइड किया उसके हिसाब से एक बार आप पढ़ाई शुरू करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे चैनल में मतलब अपने